नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। स्टूडेंट, आज हम शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशासनिक संगठन के बारे में अपना अध्ययन करेंगे। शुक्र ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को प्रकृति कहा है। प्रशासनिक व्यवस्था में शासन संगठन से निम्नलिखित महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं, जिनमें पुरोहित, मंत्री, प्रतिनिधि, प्रधान, सचिव, प्राक, विभाग, अमात्य, सुमंत्र, दूत और पंडित। शुक्र का प्रशासनिक संगठन 10 भागों में क्रमशः पद सोपानता की स्थापना करता है। प्रशासनिक संगठन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद स्थान पुरोहित का है और फिर क्रमशः सभी शेष 9 पद है। इनकी योग्यताएं। पुरोहित, शुक्र ने कहा है कि पुरोहित नैतिक गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए ताकि वह शासक को गुण व अवगुण का ज्ञान करा सके तथा राजा पर यह नैतिक दबाव व प्रभाव डाल सके। राजा नीतियों का पालन करे। एक पुरोहित में इतनी योग्यताएं होनी चाहिए कि विधि पूर्वक मंत्रों का अनुष्ठान करके कार्यों को सिद्ध कर सके। उसमें शीघ्र अतिशीघ्र कार्य करने की प्रवृत्ति, वेदों का ज्ञान, काम, क्रोध व मोह से निसक्ति जैसी योग्यताएं भी होनी चाहिए। एक पुरोहित को जितेंद्रिय, षड्यंत्र का ज्ञाता, धर्म, अर्थ और ज्ञान तथा नीति शास्त्र में निपुण होना चाहिए। उसे शास्त्र संचालन का कुशल ज्ञान व व्यूह रचना की भी दक्षता आनी चाहिए। सेकंड नंबर पे मंत्री प्रमुख रूप से राजा का परामर्शदाता होता है। शुक्र ने मंत्री की योग्यता के बारे में कहा है कि वह राजा को उचित और लाभकारी परामर्श देने में निपुण होना चाहिए। मंत्री को निडर व निर्भीक होना चाहिए ताकि वह शासक को अच्छी और बुरी दोनों ही राय दे सके। नंबर 3 पर प्रतिनिधि। शुक्र ने प्रतिनिधि को योग्यता बताते हुए कहा है कि उसे सभी कार्यों का ज्ञान होना चाहिए, जो कार्य उसे करने हैं या जो कार्य उसे नहीं करने हैं, दोनों की ही जानकारी होनी चाहिए। प्रधान नंबर 4 पर है। सभी प्रशासनिक कार्यों को गहनता से जांच करना यानी निरीक्षण कर सके, उसका यह प्रमुख गुण है। 5वां सचिव। शुक्र ने कहा है कि सचिव को सेना का सही व सफल संचालन करने की योग्यता व दक्षता होनी चाहिए। 6 नंबर पर पाग विभाग यानी प्राग विभाग को लोक व्यवहार, सभी शास्त्रों व सभी प्रकार की विधियों का ज्ञान होना चाहिए। 7वें नंबर पर अमात्य आते हैं। अमात्य के गुण व योग्यता यह है कि उसे देश और लेख के विषयों का भली भांति ज्ञान होना चाहिए। 8वें नंबर पे सुमंत्र आते हैं और सुमंत्र का संपूर्ण कार्य आर्थिक योग्यता पर निर्भर है। शुक्र ने कहा है कि सुमंत्र में इतनी योग्यता व दक्षता होनी चाहिए कि वह आय और व्यय के कार्यों को भली भांति जानता हो। 9वें नंबर में दूत। एक दूत में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह सामने वाले के अंतःमन के भावों व इच्छा को समझ सके। उसे निर्भीक और वाक चातुर्य में निपुण होना चाहिए। उसे संधि, विग्रह, आसन, द्वैधी भाव, समाश्रम आदि विषयों की गहन व उचित तथा व्यवहारिक जानकारी होनी चाहिए। अतः हम यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि शुक्र ने पुरोहित से लेकर के दूत तक की अपनी अपनी विशिष्ट योग्यताओं का वर्णन किया है। यहाँ पर कार्य विशिष्टीकरण और कार्य विभेदीकरण का सिद्धांत नजर आता है। अब इनके दायित्व। शुक्र ने शासन के प्रत्येक पदाधिकारी के कुछ महत्वपूर्ण दायित्व बताए हैं। पुरोहित का दायित्व है कि वह सभी कार्यों में धर्म को सुनिश्चित करे और यदि धर्म और अधर्म में कोई विवाद खड़ा हो जाए तो धर्म आधारित उचित परामर्श दे। पुरोहित का यह भी दायित्व है कि वे राजा के आचरण पर सदैव नियंत्रण रखे और राजा पर बड़ी ही सतर्कता
से नैतिकता का नियंत्रण रखें। प्रतिनिधि का दायित्व है कि वह राज्य के कार्यों में राज्य हित के साधनों की उचितता के मापदंड सुनिश्चित करे तथा साथ ही साथ उनके समुचित पालन को भी सुनिश्चित करे। प्रधान का मुख्य कार्य सभी प्रकार के कार्यों की समीक्षा करना। शुक्र के शब्दों में प्रधान का मुख्य दायित्व है वह शासकीय कार्यों में उचित और अनुचित की गहन रूप से खोज करे। चौथे नंबर पर है सचिव। शुक्र ने सचिव के दायित्व बताते हुए कहा है कि वह सेना के संपूर्ण कार्यों के सभी संदर्भों का निर्वहन अनिवार्य रूप से करे। पांचवें नंबर पर मंत्री का मुख्य दायित्व है कि वह राजकीय कार्यों में राजा को उचित परामर्श दे, उसे परिस्थितियों के अनुरूप साम दाम भेद आदि की तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए और राजा जो सर्वाधिक संभव हो उन परिणामों का मूल्यांकन करके राजा के समक्ष उसका प्रभावी प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। छठे नंबर पर प्रांग विभाग है। इसका दायित्व न्यायिक प्रकृति का है। शुक्र ने इसे मुख्य न्यायाधीश के समान माना है। शुक्र के शब्दों में प्रांग विभाग को अन्य न्यायाधीशों के साथ सभा में उपस्थित होकर विवादों के प्रत्यक्ष प्रमाणों, लोकशास्त्र, अनुमान और दृष्टांतों के आधार पर निर्णय करना चाहिए। पंडित सातवां जो भाग है, शुक्र ने कहा है प्रजा के आचरण में धर्म को सुनिश्चित करना पंडित का प्रमुख दायित्व है। उसे इस बात के लिए भी उत्तरदायी माना है कि वह समाज के विभिन्न वर्गों के पारस्परिक संबंधों को सुनिश्चित व विनियमित करे। आठवें नंबर पर है सुमंत्र। सुमंत्र का प्रमुख दायित्व है वह राज्य के सभी प्रकार के उत्पादन और उपभोग तथा शेष उत्पादन की संपूर्ण जानकारी रखें। वह जनता की आवश्यकता अनुसार ही उत्पादन हेतु राजा को प्रतिवेदन भेजे। और नवा जो प्रमुख है अमात्य के जो कार्य हैं, शुक्र ने कहा है कि अमात्य शासन विभाग का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी है। उसका दायित्व है कि वह राज्य के नगर, गांव, वन आदि की गणना करे। उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि राजा की कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है तथा उस पर कितना उत्पादन होता है। अतः इस प्रकार शुक्र ने सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए अधिक पृथक पृथक व्यक्तियों को पृथक पृथक कार्य सौंपे हैं। इसके बाद में हम शुक्र की नियंत्रण व्यवस्था पर प्रकाश डालेंगे। शुक्र ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण रखने की बात की है। शुक्र ने राजा को यह दायित्व सौंपा है कि वह समय समय पर सभी गांव, नगर, देश का दौरा करे और प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण करे और पता करे कि कौन सी अधिकारी जनता का कल्याण कर रहे हैं और कौन से जनता का अहित करते हैं। शुक्र की मान्यता है कि अधिकारियों को प्रजा के हितों से संबंधित पक्षों में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का पक्ष नहीं लेना चाहिए, जनता का पक्ष लेना चाहिए और जो अधिकारी प्रजा के विपक्षी उनका शासन को ध्यान रखना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों पर जनता व राजा दोनों का ही नियंत्रण आवश्यक है। शुक्र का राजा को परामर्श है कि जब 100 या इससे अधिक लोग किसी अधिकारी के विरुद्ध लिखित शिकायत करते हैं तो ऐसे अधिकारी को शीघ्र ही पद से हटा देना चाहिए। शुक्र नीति में मंत्री पर नियंत्रण लगाते हुए कहा गया है कि यदि मंत्री एक बार अन्यायपूर्ण कार्य करे तो उसे एकांत में दंड देना चाहिए और वही मंत्री यदि बार बार अपराध करे तो उसे सार्वजनिक रूप से दंड देना चाहिए। शुक्र ने शासक को परामर्श दिया जो अधिकारी प्रजा के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करता है उसकी समझ शक्तियाँ छीन लेनी चाहिए। वहीं प्रत्येक अधिकारी पर नियंत्रण बना रहे इसके लिए शुक्र की ने यह व्यवस्था की है कि प्रत्येक प्रकार के विशिष्ट मामलों में दायित्व 3 अधिकारियों की एक संयुक्त कमेटी बनाकर सौंपना चाहिए। इन तीनों में से एक को प्रमुख शक्तियाँ और 2 को सहायक शक्तियाँ प्रदान करनी चाहिए। प्रत्येक 35 व 7 वर्ष बाद दोनों सहायकों की निष्ठा और निपुणता का आकलन करना चाहिए। अधिकारी पर प्रभावी नियंत्रण है। इस हेतु शुक्र की यह मान्यता है कि एक अधिकारी को एक ही पद पर बहुत अधिक समय तक नहीं रहने देना चाहिए। कुल मिलाकर उसका पदकाल सीमित होना चाहिए ताकि एक व्यक्ति जब दीर्घ काल तक अपनी प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग करता है तो वह उद्दंड और
आतताई हो जाता है। सभी अधिकारियों की नियुक्ति केवल योग्यता और दक्षता के आधार पर होनी चाहिए। यह स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कि शुक्र ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण रखा है। प्रजा का नियंत्रण, मंत्री पर नियंत्रण, सभी के मध्य शक्ति पृथक्करण नियंत्रण और संतुलन का नियंत्रण और व्यक्ति की योग्यता को महत्व देना, ये सभी वे बातें हैं जिनके आधार पर संपूर्ण 10 प्रकृतियों को राजा नियंत्रित करता है। आज के व्याख्यान में